जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बात हर हिंदुस्तानी पूरे दिल से कहता है। लेकिन काश यही बात हम अपने दिमाग से भी कह पाते, क्योंकि दिमाग तो पूछेगा ना कि किस चीज में भाई, किस चीज में सबसे अच्छे हैं हम। ये सवाल आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में खड़े हो गए हैं जब से विजय माल्या बोले। विजय माल्या जो 9 साल कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जब बोले तो 4-4.5 घंटे बोले। और कई लोग शायद समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो इंग्लिश में बोले और सब लोग इंडिया में इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं समझते, तो मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ। और वो लोग भी सुन सकते हैं जिनके पास 4-4.5 घंटे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, समझने के लिए कि उन्होंने क्या बोला है। तो उसको बहुत शॉर्ट समरी में मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या बोला और उसके बाद भारत पे किस तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे बिल्कुल सही लगी, मैं उससे स्टार्ट करती हूं। उन्होंने बोला कि भारत में आप फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सच है। चाहे आपका बिजनेस फेल हो जाए, चाहे आपकी शादी फेल हो जाए, आप किसी भी फील्ड में अगर फेल हो जाते हैं तो ये जो समाज है, ये इंडिया के आप ही के साथ के वो लोग होंगे, आपके अराउंड वो लोग होंगे जो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। आपकी सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी सडनली। और किस तरीके की परिस्थितियां विजय माल्या ने फेस की, और वाकई में कुछ गलतियां उनकी तरफ से भी रही होंगी, लेकिन कुछ फेलियर हमारे सिस्टम का भी था जो इतना कुछ हुआ। और जिस तरीके से चीजें जो सॉल्व की जा सकती थी उनका जो है पूरा बवंडर बना दिया गया। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले ये बात। In India, business failure means fraud. What happened to poor Naresh Goyal? India's biggest airline jet collapsed. Naresh Goyal went to jail. What happened to people like Gautam Thapar in Delhi? In jail. So if your business does badly, you're automatically referred to as a fraud. The inference is that you've stolen. In which countries has this happened? The biggest companies in the world fail. Right? Are their management, senior management put in jail? Are they accused of fraud? The whole purpose of business is associated with certain risk as well. In India, sadly, you have a business that fails, you're accused of fraud and improper conduct. आज तक मुझे यही लगता था, एंड आई थिंक आप सभी लोगों को भी यही लगता होगा, कि जो विजय माल्या हैं इंडिया के बैंक से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर ये सारी रकम लूट कर इंडिया से बाहर विदेश चले गए हैं, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए, ना ही उन्होंने ये लोन चुकाने की कभी कोशिश की। और इंडिया को जो है लगभग 9,000 करोड़ का लॉस हुआ है, और ये पैसे हमने विजय माल्या से लेने हैं। लेकिन जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो खुद ये बात क्लियर कर रही हैं कि ये पूरा लोन जो है रिकवर हो चुका है। इनफैक्ट लोन का अमाउंट से कहीं ज्यादा, हजारों करोड़ों रुपए ज्यादा रिकवर हो चुके हैं। आइए सुनते हैं ये बात, साथ ही आपको दिखाते हैं विजय माल्या किस घर में रहा करते थे। Vijay Mallya case, 14,131.6 crore has been restored to the public sector banks. तो बहुत ही खूबसूरत किंगफिशर टावर अभी हमने देखा, और आप देख सकते होंगे कि किंगफिशर टावर के ऊपर एक खूबसूरत बंगलो बना हुआ है। यही बंगलो पहले ग्राउंड फ्लोर में बना हुआ था, और बिजनेस की ऐसी डिमांड थी कि विजय माल्या जी को यहाँ टावर बनवाना था। तो उन्होंने ये टावर के ऊपर अपना जो ग्राउंड फ्लोर पे घर था वो पूरा टावर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, और बहुत ही खूबसूरत बनवाया है। ये देख के ही पता लगता है कितना दिल से बनवाया होगा। और जिस इंसान की मेमोरीज इंडिया से जुड़ी हुई हो, सारी जो पास्ट है, हिस्ट्री है, पेरेंटल हिस्ट्री है, सब कुछ जो है इंडिया से जुड़ा हुआ हो, उसके देश छोड़ के भागने का और फिर वापस ना लौटने का कोई तो कारण जरूर रहा होगा, जहां तक मैं समझ पा रही हूं। ये कारण है कि अगर किसी भी आम इंडियन को 3 ऑप्शन दिया जाए कि या तो आप जेल चले जाइए, या फिर आप सुसाइड कर लीजिए, या फिर आप इस देश को छोड़ के चले जाइए और एक लग्जरी लाइफ जिए, तो कोई भी इंसान लग्जरी लाइफ ही चूज करेगा। जेल जाना या सुसाइड करना तो पसंद नहीं करेगा। तो मुझे लगता है ऐसा ही विजय माल्या ने किया। पर वो सिचुएशंस क्यों अराइज हुई कि
किसी इंसान को सुसाइड करने पर या जेल जाने की एक बिजनेसमैन को जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा क्या हुआ? क्यों ऐसी परिस्थितियां आई? तो इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहली चीज कि वो इंडिया के सिटीजन भी नहीं थे, वो ऑलरेडी लगभग 32 साल से यूके के सिटीजन थे। तो फिर इंडिया छोड़ के भागने की बात कहां से आई? वो तो अपने ही देश गए ना। So your intention was never to leave the country? Look, please understand this whole narrative of Bhagya, Bhagoda. For 32 years, I have been a permanent resident of the UK. Allowed only to spend 180 days in India because I have preserved my non-resident status since 1988. All right, that is why I used to go back and forth so often. What happened? The loudest anchor in the television industry started. All the media piled on. Huge hangama. How did Vijay Mallya leave? How did he leave? Like any normal person on a Jet Airways flight. That too after telling the finance minister that I'm going. अब पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि वो इंडिया में सिर्फ 180 दिन साल में रहने आते थे। वो इंडिया के सिटीजन 32 साल से नहीं है। तो फिर ये भागने वाली बात कहाँ से आई? और ऊपर से उनका ये दावा भी है कि वो जो है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर को बता के गए हैं। और मैंने सुना है कि इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें मिलते जुलते भी देखा था। और बता के गए या नहीं बता के गए वो एक सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आखिर भागने वाली बात, भागने वाली थ्योरी आई कहाँ से और क्यों? तो पूरे दुनिया भर में इसको लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें एक टर्म यूज हो रही है, विच हंट। विच हंट को अगर हम हिंदी में कहें तो चुड़ैल द्वारा की जा रही लूट, यानी कि इंडिया के जो बैंक हैं उन पर ये आरोप है विच हंट करने का। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है कि विजय माल्या के यहाँ से जाने का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक लूट खसोट जिसे कहते हैं वो शुरू कर दी। और जो लोन था, जो एक्चुअली ऑन डॉक्यूमेंट्स 6000 करोड़ समथिंग का था, उसके बदले 14,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा वसूल लिए गए। इसे कह रहे हैं विच हंट, यानी चुड़ैल द्वारा जो लूट की जाती है। तो उस तरीके से इंडिया के बैंक्स और इंडिया की गवर्नमेंट का रवैया था विजय माल्या की संपत्ति को लेकर। जो इंडिया में उनकी संपत्ति थी, जो और जगह उनकी संपत्ति थी, जो भी इंडिया के हाथ आई, तो इस तरीके से वो पैसा लेकर नहीं भागे, उनकी संपत्ति को लूटा गया, ये आरोप लग रहा है। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की खुद जो है अमाउंट की पुष्टि कर चुकी है। लोन के अमाउंट क्या थी उसकी भी पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट ये बात हो रही है। तो समझने वाली बात है कि आखिर हुआ क्या। So you don't know what property or shares have been sold? We talked earlier about the properties that were given to them, right? So everything, walk me through it again if you can, please. What were the things that, how did they recover 14,000 crores? All my assets. And highlight 2 or 3? All my three shares, which got like 14,000? properties, everything they attached. And they've sold. But in the absence of a statement of account, can you believe it? Right? That from 2017, the date of the DRT order, till today, 2025, the banks have not given me a statement of account. How much recovery they made on which date, how much interest they have charged, how the interest gets reduced because of recoveries made, etc., and what the net position is. Nothing. 15 reminders to the banks from my English lawyers remain unanswered. Letters from me personally to the chairman of the SBI remains unanswered, and my last letter requesting a meeting to resolve these issues came back with a response saying, we are not interested in meeting. I have had to go to the Karnataka High Court
to request the court to direct the banks to give me a statement of account. Is this normal? Do you think there is another example like this anywhere in the world? I mean, it's ridiculous. So, if I'm not targeted, then why am I being treated like this? अगर ये बात आप नहीं समझ पाए हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज आपने 1 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया। जिस बिजनेस में आपने पैसा डाला वो जो है डूब गया किसी कारण से। उसके बाद बैंक ने क्या किया, आपका मकान था, आपका जिस घर में आप रहते थे उसकी कीमत थी 2.5 लाख रुपए, तो वो जो है बैंक ने बेच दिया, 2.5 लाख रुपए रख लिए। अब आप कह रहे हैं ब्याज तो कम रहा होगा, 1 लाख रुपए मेरा लोन था, उस पर कितना ब्याज लग गया होगा, कुछ तो पैसा बचा होगा मेरा मकान बेच के, जो बचा हुआ पैसा है वो मुझे दे दो, नहीं तो अच्छा हिसाब तो दो कितना ब्याज था, कितना मेरा अमाउंट मैंने देना था, हिसाब तो दो कितने का मेरा बिका है, क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है। बैंक जो है आपके लेटर का जवाब देने के लिए तैयार नहीं, आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं, उल्टा आपके जेल जाने की नौबत और बैंक ने खड़ी कर दी है कि भैया आपने हिसाब में गड़बड़ी का, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने किस्तें नहीं दी, आपने फलाना, आपने लोन पता नहीं क्या सोच के ले लिया, फलानी 4 बातें बोल के बैंक ने आपको जेल जाने के लिए भी तैयार खड़ा कर रखा है कि अगर आप मिले तुरंत आप जेल जाएंगे। आपका घर भी गया, आपका पैसा भी गया, आप जो है 2.5 गुना ज्यादा दे चुके हैं। अब सुनिए ये बात भी, जो व्यक्ति 2.5 गुना ज्यादा दे चुका है पूरे समाज की नजर में, पूरे देश की नजर में वो चोर बना हुआ है सालों से। सुनिए एक बात, People call you chore, people call you fugitive, people call you fraud. I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. What is the root cause for all this? Money. There is no other criminal allegation against me. It's all about money. I showed you the debt recovery certificate amount 6203 crores. I've shown you the Ministry of Finance report, 14,100 recovered. The question to be determined now is, has the money been recovered or not? Once the money has been fully recovered, including interest, the root cause is taken care of. I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. But it's okay, part of life. विजय माल्या का दावा ये भी है कि उन्होंने ये लोन सेटल करने की कोशिश की, बातचीत की, खुद पर्सनली जाके बातचीत करी, कोर्ट के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि उनका मानना अब ये है कि बैंक जो है असल जो लोन है उसके बदले वो जो है हजारों करोड़ों का मुनाफा चाहते थे, शायद इसीलिए उनसे बातचीत नहीं की गई और लोन्स को सेटल करने का प्रयास बैंक की ओर से नहीं किया गया। I made 4 settlement offers to the banks. Between 2012 to 2015? Yes, which they refused to accept. That nobody knows. What was the settlement that you were offering? So many settlement offers, including before the court. So it was always the intention to settle. I flew through Hyderabad and met the chairperson of the State Bank of India at their training academy in Hyderabad and offered a settlement. It was always my intention to settle. Never did I say I'm not going to pay. And why do you think they didn't accept it? They wanted 14,100 crores. That's why they didn't accept it then. कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विजय माल्या के द्वारा कही जा रही सारी बातें सच्ची हैं। कमियां उनकी ओर से भी रही होंगी, पर क्या कमियां हमारे सिस्टम में नहीं है? क्यों अंबानी जो है, अंबानी फैमिली अपने बच्चे आज की डेट में यूएसए में जाके पैदा कर रहे हैं इंटेंशनली, ताकि उन्हें बाहर की सिटीजनशिप मिले? क्यों वो अपने बच्चों को इंडिया में नहीं रखना चाहते? क्या यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम, क्या बिजनेस के लिए यहाँ जो लॉज हैं वो बिजनेस के हिसाब से सुटेबल नहीं है? क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया छोड़ के विदेश भाग जाते हैं? क्यों विजय माल्या जो इंडिया की नज़र में एक फेलियर, एक भगौड़ा, एक करप्ट इंसान, एक चोर, ये सब है, उसको जो है विदेश में अच्छी इज्जत भी मिल रही है, अच्छा पैसा भी मिल रहा है, उसका बिजनेस भी वहाँ अच्छा चल रहा है? क्या कारण ऐसे रहे कि इंडिया में एक फेलियर, एक बिजनेस का फेल होना इतना बड़ा बवंडर हो जाता है कि इंसान के जेल जाने की नौबत आ जाती है? क्यों हम फेलियर को सीधा फ्रॉड बना देते हैं? तो कहीं ना कहीं ये कमियां हमारे सिस्टम में है, हमारे टैक्सेशन सिस्टम में है, हमारी लोन पॉलिसीज में है, हमारी रिकवरी पॉलिसीज में है,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हमारे एंड से, हमारे इंडिया से हो रही है कि यहाँ अच्छे बिजनेसेस जो हैं वो पनप नहीं पा रहे, यहाँ स्टार्टअप्स पनप नहीं पा रहे। हमारा जो स्टार्टअप्स का ग्रो करने का रेशियो है वो बहुत कम है कि हमारे यहाँ नए बिजनेसेस नहीं पनप पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ कमी है।